गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। पहला चैप्टर हमने पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल्स चैप्टर था वो डिस्कस किया, और बाकी 4 वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 2 गुडविल को डिस्कस किया कि गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के कितने मेथड्स होते हैं। तो 5 मेथड्स हमने गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिस्कस किए। अब जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि फर्म में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और उन चेंजेस के बाद फर्म दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो एक टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, और इस टॉपिक में कई सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी होती है। तो जो आज टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का और एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का क्या रिलेशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि फर्म में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद फर्म दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो मेन चीज़ यहाँ पे जो समझने की है वो है ये है कि फर्म दोबारा से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे कौन से इवेंट्स होंगे बिजनेस में, ऐसे कौन से इवेंट्स होंगे फर्म में जिनकी वजह से फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होके स्टार्ट होगी, तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन पार्टनरशिप का कैसे हो सकता है वो हम देखेंगे। कभी भी पार्टनरशिप में अगर किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाएगा, या फिर पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो उस केस में भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। इसको फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। पार्टनर्स आपस में अपना रेशियो चेंज कर दें, जिसको हम बोलेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर्स पहले इक्वल रेशियो में प्रॉफिट्स डिवाइड कर रहे थे, अब पार्टनर्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम 5:3:2 में डिवाइड करेंगे प्रॉफिट्स को। तो इन तीनों ही केसेस में अगर हम देखें कि फर्म क्लोज नहीं हो रही है। एडमिशन का मतलब है कि पहले फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स थे, अब एक नया पार्टनर का एडमिशन हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ABC की जो फर्म थी वो बंद हो गई और ABCD की फर्म स्टार्ट हो गई। तो एडमिशन के केस में एक नए पार्टनर के साथ फर्म स्टार्ट की जाती है। रिटायरमेंट और डेथ में उसका रिवर्स होगा। फॉर एग्जांपल, पहले ABCD 4 पार्टनर्स थे, अब अगर C की डेथ हो गई तो अब जो नई फर्म बनेगी वो A, B और D की बनेगी। डेथ के केस में भी यही होता है कि कोई एक पार्टनर या 2 पार्टनर फर्म से चले जाते हैं। तो इट मीन्स कि फर्म का जो कॉम्पोजिशन है, जो पार्टनर्स के बीच का जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रहा है, पर फर्म बंद नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक चीज़ हम क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट लीड टू द क्लोजर ऑफ द फर्म। दैट मीन्स जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो वो कुछ चेंजेस के साथ फिर से स्टार्ट होती है। इट मीन्स फर्म अपना बिजनेस बंद नहीं करती। और रिकॉन्स्टिट्यूशन को ही हम अगर दूसरा नाम दें तो हम कह सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसको हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना और पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व होना दोनों अलग अलग बातें हैं। पार्टनरशिप कब डिसॉल्व होती है? जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, डेथ होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो उस केस में क्या होता है कि पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। पर जब हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दैट मीन्स फर्म ही बंद हो रही है, दैट मीन्स पूरा बिजनेस ही बंद हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट ब्रिंग एन एंड टू द बिजनेस, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ब्रिंग्स एंड टू द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमारा बिजनेस ही बंद हो जाता है, तो उस केस में हमारी फर्म बंद हो जाती है और मतलब नई फर्म स्टार्ट नहीं होती दोबारा। तो एडमिशन जो केस है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का केस नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का केस है। तो अब जो हमारे सिलेबस में पहले जो टॉपिक्स हैं, वो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो होगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? हमें एडमिशन पढ़ना है, हमें रिटायरमेंट पढ़ना है,
रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, हमें डेथ पढ़ना है, डेथ ऑफ अ पार्टनर, इतना हमें करना है। अगर हम पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन की बात करेंगे तो इस केस में हम एडमिशन की बात करेंगे, रिटायरमेंट की बात करेंगे और डेथ की बात करेंगे, क्योंकि इन तीनों केसेस में पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म बंद नहीं हो रही है। एडमिशन के केस में पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, नई स्टार्ट हो जाएगी। रिटायरमेंट में भी पुरानी खत्म होकर नई स्टार्ट हो जाएगी। डेथ में भी पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, नई स्टार्ट हो जाएगी। तो पार्टनरशिप पुरानी वाली बंद हो जाएगी। पर अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे आगे चल के, तो उसमें हम पूरा बिजनेस ही बंद करेंगे, वहां पे दोबारा फर्म स्टार्ट होने की कोई चांसेस नहीं होंगे। तो ये हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बीच में डिफरेंस। इसका जो डिफरेंस का जो टेबल है जिसमें डिफरेंसेस लिखे होंगे दोनों के बीच में, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। तो पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्यों हम एक पार्टनर को एडमिशन करेंगे बिजनेस में। तो चैप्टर नंबर 1 जब हमने किया था फंडामेंटल्स, तो उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि सारे पार्टनर्स जब अग्री करेंगे तभी एक नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। तो ऐसा क्यों होगा कि सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे कि एक नए पार्टनर का एडमिशन लिया जाए, तो ऐसा क्यों होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि वाई अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। तो उसके कुछ रीजंस हैं कि बिजनेस में हो सकता है कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो ये सोचते हैं कि एक नए पार्टनर का एडमिशन लेंगे जिससे कि वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में हमारे। तो एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम नए पार्टनर का एडमिशन लेते हैं। मैनेजरियल हेल्प की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है आगे, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, इसलिए वो चाहते हैं कि एक नए पार्टनर का एडमिशन ले लिया जाए। और हो सकता है दोनों की ही रिक्वायरमेंट हो, दोनों बातों की रिक्वायरमेंट हो, कैपिटल भी चाहिए हमें और हमें मैनेजरियल हेल्प भी चाहिए। और कई बार हो सकता है कि हम किसी ऐसे पर्सन को बिजनेस में एडमिट करना चाह रहे हैं जिसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स हैं, कोई स्पेशल नॉलेज है जिसका बेनिफिट हम लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे में हम उस पर्सन को एडमिट करते हैं। हो सकता है कि जिस पर्सन को हम एडमिट करना चाह रहे हैं वो हाईली रेप्यूटेड पर्सन है, और अगर वो हमारे बिजनेस का पार्टनर बन जाएगा तो हमारे बिजनेस की रेपुटेशन बहुत बढ़ जाएगी, बिजनेस की गुडविल बहुत बढ़ जाएगी और उसका बेनिफिट हमें मिलेगा। तो ये सब चीज़ें क्लास 11th में भी आपने पढ़ी होंगी, जब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आपने पढ़ा होगा, तो उसमें कई सारे तरह तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो कुछ पार्टनर्स को हम सिर्फ प्रॉफिट्स में एडमिट करते हैं, दैट मीन्स वो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेंगे, अगर लॉस होगा तो वो लॉस शेयर नहीं करेंगे। तो कुछ इस तरह के पर्सन भी होते हैं जो हाईली रेप्यूटेड होते हैं, तो अगर उनका नाम हमारे बिजनेस से जुड़ जाता है तो हमारे बिजनेस को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम एक नए पार्टनर का एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हम किसी पार्टनर का एडमिशन क्यों लेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, हाउ कैन अ न्यू पार्टनर बी एडमिटेड, कैसे एडमिट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, व्हेन द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अग्री फॉर इट, जब सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे तभी एक नए पार्टनर का एडमिशन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि 2 मेन राइट्स अक्वायर्ड बाय अ न्यू पार्टनर। ये क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन जब लेता है तो उसे वो 2 राइट्स मिलते हों। तो ऐसे कौन से राइट्स हैं, राइट्स टू शेयर द असेट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द बिजनेस एक्टिविटी। तो ये 2 राइट्स एक पार्टनर को मिलते हैं। फ्यूचर में वो फर्म के जो भी प्रॉफिट्स होंगे या लॉसेज होंगे उसको शेयर करेगा, फ्यूचर में वो बिज़नेस के जो भी एक्टिविटी हो रही है, बिज़नेस के डिसीजंस में पार्टिसिपेट करेगा, और फर्म के पास जो भी असेट्स और लायबिलिटीज़ हैं उसमें भी इस नए पार्टनर का पूरा शेयर होगा। तो ये राइट्स होते हैं एक नए पार्टनर के इन द न्यू पार्टनरशिप दैट ही इज़ एंटरिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो एक नए पार्टनर को मिलते हैं। तो आप यहाँ पे ये आंसर करेंगे कि दीज आर द 2 मेन राइट्स। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई एक नया पार्टनर जब बिजनेस में आ रहा है तो वो क्या लेके आएगा, वो क्या अमाउंट लेके आएगा अपने साथ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट डज अ न्यू पार्टनर ब्रिंग टू अक्वायर द राइट्स। अभी हमने कहा कि उसको 2 राइट्स मिलेंगे, तो इन 2 राइट्स को अक्वायर करने के लिए, इन 2 राइट्स को पाने के लिए
वो क्या पे करेगा, उसे कुछ पे भी करना पड़ेगा तभी उसको ये राइट्स मिलेंगे, अदरवाइज उसको ये राइट्स नहीं मिलेंगे। तो वो क्या पेमेंट करेगा जिसकी वजह से उसको ये 2 राइट्स मिल जाएं? तो वो 2 अमाउंट्स पे करेगा। सबसे पहली बात तो वो अपने लिए कैपिटल लेके आएगा, वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए बिजनेस का पार्टनर बनना या बिजनेस का ओनर बनना तो कोई बात ही नहीं हुई। तो सबसे पहले तो वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। कैपिटल इन्वेस्ट करने की जर्नल एंट्री हमने क्लास 11th में भी सीखी है और मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट जर्नल एंट्री थी जो हमने सीखी थी अकाउंट्स में। कई बार हमने जर्नल के क्वेश्चन में देखा था कि पहला ट्रांजैक्शन जो लिखा होता था वो यही लिखा होता था कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो हम उसकी जर्नल एंट्री पास कर देते थे नॉर्मली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर देते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहला काम नया पार्टनर भी यही करेगा कि वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए वो बिजनेस का पार्टनर कैसे बन सकता है? तो यहाँ पे हम बिल्कुल सेम एंट्री पास करेंगे इस चैप्टर में भी, बिल्कुल सेम एंट्री। बस छोटा सा डिफरेंस क्या होगा कि जहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट लिखा है वहाँ पे हम पार्टनर का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर का नाम है फॉर एग्जाम्पल प्रियल, तो हम लिख देंगे प्रियल्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रियल्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिख देंगे। क्योंकि अगर हम सिर्फ कैपिटल लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस पार्टनर का है? क्योंकि पहले तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करी थी, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम कैपिटल बोल रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे तो एक ही बिजनेस ओनर है, तो यहाँ पे तो हम खाली उसी की बात कर रहे होंगे। लेकिन पार्टनरशिप में तो बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। कितने पार्टनर्स होते हैं ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया है। तो वीडियो में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मिनिमम पार्टनर्स और मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं और मैक्सिमम पार्टनर्स किस एक्ट में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर मुझे गूगल क्लासरूम पे और इसका आंसर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए कि मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं और ये किस एक्ट में लिखा हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है 2 से ज़्यादा होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, तो हम उनका नाम लिख देते हैं कि ये किसकी कैपिटल। तो अगर प्रियल ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रियल्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज़। तो इस तरह से हम कैपिटल इन्वेस्ट करने की एंट्री करते हैं। कैपिटल इन्वेस्ट करने की एंट्रीज हम आगे इलस्ट्रेशंस में भी देखेंगे। कैपिटल कैन बी इन्वेस्टेड इन कैश और इन काइंड, इट मीन्स वो पैसा भी ला सकता है और पैसे के बराबर के कुछ असेट्स भी ला सकता है। जैसे कि अगर पैसा लाया तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रियल्स कैपिटल फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से टू प्रियल्स कैपिटल अकाउंट। और अगर बैंक की जगह वो हो सकता है स्टॉक लेके आ जाए या मशीन लेके आ जाए तो उसकी जगह हम लिख देंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट या मशीन अकाउंट डेबिट, जो भी वो लेके आया हम वही लिख देंगे सीधे। तो कैपिटल कैश में भी इन्वेस्ट की जा सकती है, कैपिटल की जगह कुछ असेट्स भी लाए जा सकते हैं। तो जो कुछ भी पार्टनर लेके आया है वो सब हम लिख देंगे और उसकी एक कंबाइंड एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आता है एंड दैट इज नोन एज द अमाउंट फॉर गुडविल। चैप्टर नंबर 2 में हमने गुडविल की वैल्यू निकालना सीखा था। तो गुडविल की वैल्यू निकालना हमने इसीलिए सीखा था क्योंकि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन तीनों चैप्टर्स में आपको बार बार इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो अब यहाँ पे पार्टनर गुडविल का पैसा किस लिए लेके आ रहा है, तो बस हमको यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस करना है कि वो गुडविल का पैसा क्यों लेके आ रहा है। देखिए वो कैपिटल लेके आया तो वो तो उसकी अपनी हो गई कैपिटल, वो तो अपने लिए कैपिटल लेके आया। अब फॉर एग्जाम्पल ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, ए और बी, और जो नया पार्टनर है वो है सी। तो मिस्टर सी बिजनेस में एडमिशन ले रहे हैं, ए और बी हमारे पुराने पार्टनर्स हैं और ए और बी लास्ट 10 ईयर्स से बिजनेस को रन कर रहे हैं। लास्ट 10 ईयर्स से इन लोगों ने ही बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज 10 साल बाद बिजनेस बहुत पॉपुलर हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी गुडविल है बिजनेस की। दैट मीन्स ए और बी ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत एफर्ट किया है बिजनेस को पॉपुलर करने में। बिजनेस आज जिस कंडीशन में भी है उसके पीछे किसके एफर्ट्स हैं? ए और बी के एफर्ट्स हैं। अब आज मिस्टर सी बिजनेस में एंट्री ले रहे हैं, तो जैसे ही वो बिजनेस के पार्टनर बनेंगे बिजनेस की रेपुटेशन का बेनिफिट मिस्टर सी को भी मिलने लगेगा क्योंकि वो एक बहुत ही हाईली रेप्यूटेड बिजनेस में एंट्री लेने जा रहे हैं। तो मिस्टर सी विल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस, उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। पर क्या मिस्टर सी ने कोई एफर्ट किया है इस गुडविल को जनरेट करने में? क्या मिस्टर सी ने कोई एफर्ट किया, कोई मेहनत की है बिजनेस को
आज इस कंडीशन में लाने के लिए, क्योंकि सारा एफर्ट तो ए और बी ने किया। ए और बी ने बिज़नेस को ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज एक नई हाइट्स पे लेके आए हैं। तो ज़ीरो से बिज़नेस को स्टार्ट करने के पीछे ए और बी का हाथ है। तो ए और बी ने अपने एफर्ट से बिज़नेस को इतना पॉपुलर किया है और उसका बेनिफिट मिस्टर सी को आज 10 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा और उसमें इनका कोई भी एफर्ट नहीं है। तो यहाँ पे मिस्टर सी क्या करते हैं कि मिस्टर सी बिज़नेस की जो भी टोटल गुडविल है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में निकालना ऑलरेडी सीख लिया, तो बिज़नेस की जो टोटल गुडविल है उसमें से वो अपने हिस्से की गुडविल ए और बी को पे कर देते हैं। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ए और बी के जो बिज़नेस है उसकी गुडविल है 1 लाख रुपीज़। ए और बी का जो बिज़नेस है उसकी गुडविल की वैल्यू निकाली गई 1 लाख, और मिस्टर सी नए पार्टनर जो हैं वो 1/5 शेयर के लिए बिज़नेस में आ रहे हैं, 1/5 शेयर के लिए। दैट मीन्स फ्यूचर में मिस्टर सी को कितना प्रॉफिट मिलेगा? टोटल प्रॉफिट का 1/5। दैट मीन्स अगर 5 रुपीज़ प्रॉफिट होता है तो 1 रुपीज़ मिस्टर सी को मिलेगा। तो फ्यूचर में वो प्रॉफिट कितना शेयर करेंगे? 1/5। तो उनको तो प्रॉफिट मिल गया, उनको तो असेट्स में राइट्स भी मिल गया, उनको तो बिज़नेस में पार्टिसिपेट करने का भी राइट मिल गया। दैट मीन्स उनको राइट्स तो सारे मिल गए, और उन्होंने उन राइट्स के लिए पे क्या किया? तो वो 2 पेमेंट्स करेंगे। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि नया पार्टनर 2 पेमेंट्स करता है। तो पहला पेमेंट वो किस चीज़ का करता है? कैपिटल का। और दूसरा पेमेंट किस चीज़ का करता है? गुडविल का। तो गुडविल का पेमेंट वो कैसे करेगा? सबसे पहले हम टोटल गुडविल निकालेंगे। तो टोटल गुडविल की वैल्यू हमने निकाल ली 1 लाख। उसमें से सी का शेयर कितना है? 1/5। तो मिस्टर सी क्या करेंगे? टोटल गुडविल का 1/5 निकालेंगे पहले, जो कि आएगा 20,000। टोटल गुडविल का 1/5 निकाला जाएगा 20,000, और मिस्टर सी इस 20,000 रुपीज़ को अब किसको पे कर देंगे? ए और बी को। तो दैट मीन्स मिस्टर सी कैपिटल लेके आएंगे, वो तो उनकी अपनी खुद की कैपिटल होगी, वो अपने लिए लेके आएंगे। लेकिन इससे ए और बी का क्या फ़ायदा हुआ? ए और बी का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कैपिटल तो उनकी खुद की है। वो जब चाहे बिज़नेस को छोड़ के जा सकते हैं और अपनी कैपिटल भी लेके जा सकते हैं। तो मिस्टर ए और बी का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ मिस्टर सी के आने से। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हम उनको देना चाह रहे हैं कि ए और बी को गुडविल का पैसा कौन देगा? सी देगा, और सिर्फ अपना शेयर देगा। तो सबसे पहले हम टोटल गुडविल निकालेंगे। ये हम कैसे निकालेंगे? जैसे हमने चैप्टर नंबर 2 में सीखा है। तो चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम टोटल गुडविल की वैल्यू निकालेंगे पहले। 5 मेथड्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उससे आपको टोटल गुडविल पता चल जाएगी, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे न्यू पार्टनर के शेयर से, जो कि हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। तो न्यू पार्टनर का शेयर है 1/5 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे। तो मिस्टर सी 20,000 रुपीज़ लेके आएंगे और किसको देंगे? ए और बी को दे देंगे, जिससे कि ए और बी को गुडविल का कुछ पैसा मिल जाएगा। यही होती है परचेज्ड गुडविल। तो मिस्टर सी पेमेंट कर रहे हैं गुडविल का, और किसे कर रहे हैं? ए और बी को। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि मिस्टर सी विल ब्रिंग एडिशनल अमाउंट नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलेंगे। ये जो भी 20,000 रुपये अभी हमने कैलकुलेट किया था, तो इसे हम बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये हमने देख लिया कि नया पार्टनर क्या पैसा लेके आएगा जिससे कि उसको ये 2 राइट्स मिल जाएं। तो उसको ये 2 राइट्स तभी मिलेंगे जब वो ये 2 पेमेंट्स करेगा। वो अपनी कैपिटल लेके आएगा और वो गुडविल लेके आएगा। यही बात देखिए यहाँ लिखी हुई है, वाई इज़ न्यू पार्टनर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रीमियम। आखिर वो गुडविल का पैसा क्यों ला रहा है? कैपिटल ला रहा है, तो ये बात तो हमको समझ में आ रही है कि वो कैपिटल क्यों ला रहा है, क्योंकि वो बिज़नेस का ओनर बनने जा रहा है। तो ओनर बिना कैपिटल इन्वेस्ट किए तो नहीं बन सकता। लेकिन वो गुडविल का पैसा क्यों ला रहा है? तो क्यों लाता है? इट इज़ टू कंपेंसेट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर लॉस ऑफ देयर शेयर इन द प्रॉफिट्स। When a person pays for goodwill, he pays for sacrifice of the profits by old partners. तो इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? इस बात को हम ऐसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहले 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, ए और बी उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। तो ए को मिलता था 50 और बी को मिलता था 50। अब सी ने एडमिशन ले लिया है, तो सी ने एडमिशन ले लिया है, तो अब अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो उसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? अब डिस्ट्रीब्यूट होगा बाई चांस 40 और 20। अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अब आप देखिए कि पहले तो ए और बी को 50 रुपीज़ प्रॉफिट मिलता था,
अब ए और बी को कितना मिल रहा है, 40 रुपीज़ मिल रहा है। दैट मीन्स इनका प्रॉफिट तो कम हो गया। तो पहले ए को मिलता था 50, अब मिल रहा है 40। पहले बी को मिलता था 50, अब मिल रहा है 40। तो ए और बी का प्रॉफिट तो कम हो गया। दैट मीन्स इन्होंने सैक्रिफाइस कर दिया, दोनों ने सैक्रिफाइस कर दिया। और ऑब्वियस सी बात है, जब तक ए और बी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक सी को कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर ए और बी ये कह दें कि हम लोग अभी भी 50-50 ही लेंगे, अगर 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा तो हम अभी भी 50 लेंगे, 40 नहीं लेंगे, तो सी को क्या मिलेगा? सी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब सी को कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो वो बिजनेस में एंट्री ही क्यों लेगा? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जब तक पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट सैक्रिफाइस नहीं करेंगे तब तक नए पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। और ए और बी ने सैक्रिफाइस किया है तो इस सैक्रिफाइस का उनको कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। और इस सैक्रिफाइस का रिवॉर्ड क्या होगा? ये जो नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, ये पैसा हम ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यही इन लोगों को रिवॉर्ड मिलेगा। तो दैट मीन्स ए और बी अगर अपना प्रॉफिट सैक्रिफाइस करेंगे तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड क्या मिलेगा? उनको गुडविल का पैसा मिलेगा, ये उनका रिवॉर्ड होगा। तो ये दूसरा जस्टिफिकेशन है गुडविल का कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आ रहा है तो वो क्यों लेके आ रहा है और फाइनली वो किसको मिलता है। तो नया पार्टनर गुडविल का जो भी पैसा लेके आएगा वो हम पुराने पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? क्योंकि ए और बी ने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सी के फेवर में सैक्रिफाइस कर दिया है और उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, इसलिए उनको उसका क्या एडवांटेज मिल गया कि उनको गुडविल का पैसा सी ने पे कर दिया। और दूसरा जस्टिफिकेशन हमने पहले ही देख लिया था कि ए और बी ने फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स बिजनेस में बहुत ज़्यादा एफर्ट करके बिजनेस की गुडविल को जनरेट किया है और उसका बेनिफिट सी को भी मिलेगा। तो सी उस बेनिफिट को पाने के लिए गुडविल का कुछ पेमेंट ए और बी को करता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि पार्टनर कौन से अमाउंट लेके आएगा और क्यों लेके आएगा। तो कैपिटल तो वो इसलिए लाएगा क्योंकि वो पार्टनर बनने जा रहा है, ओनर बनने जा रहा है। और गुडविल किस लिए लाएगा वो भी हमने देख लिया। तो उसके दो बहुत बड़े रीजंस थे। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ऑब्वियस है कि चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, पहले ए और बी हमारे पार्टनर्स थे और वो प्रॉफिट को इक्वल शेयर करते थे 1:1। अब हमारे 3 पार्टनर हो गए हैं, ए, बी और सी, और अभी भी वो प्रॉफिट को इक्वल ही शेयर कर रहे हैं 1:1:1। तो अगर पुराना रेशियो और नया रेशियो हम कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि उसमें चेंज हो गया है। पहले मिस्टर ए को कितना मिलता था 1/2 और बी को कितना मिलता था 1/2। अब अगर हम देखें कि ए को कितना मिल रहा है, तो अब ए को मिल रहा है 1/3 और बी को भी मिल रहा है 1/3 और सी को भी मिल रहा है 1/3। दैट मीन्स पहले ए को मिलता था 1/2 और अब मिल रहा है 1/3। तो रेशियो में चेंज आ गया है। तो दैट मीन्स कि जब कभी भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आएगा। तो ये है हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पे ये हो गया हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कुछ भी हो सकता है, 1:1:1 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है, 5:4:3 भी हो सकता है, 7:4:5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स अपने आप म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। इसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं होता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यही होगा हमेशा। वो पार्टनर्स का अपना म्यूचुअल डिस्कशन होता है कि पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिस्कस करेंगे और फाइनलाइज करेंगे। बस इतना हमको ध्यान में रखना है कि अगर हमको रेशियो नहीं दिया है तो हम उसको इक्वल मान सकते हैं बस। दैट मीन्स अगर हमको पुराना रेशियो नहीं दिया है, ओल्ड रेशियो, अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो उसे हम इक्वल मान सकते हैं। दैट मीन्स अगर 3 पार्टनर्स हैं तो उसको हम 1:1:1 मान सकते हैं। 2 पार्टनर्स हैं तो उसको हम 1:1 मान सकते हैं। बस इतना कर सकते हैं कि अगर पुराना रेशियो नहीं दिया है तो हम उसको इक्वल कंसिडर कर लेंगे। ये चीज़ हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस की है कि अगर रेशियो हमको नहीं पता है तो हम उसको इक्वल मान लें, क्योंकि कोई भी पार्टनर बड़ा पार्टनर नहीं है, कोई छोटा पार्टनर नहीं है। लॉ ने सबको इक्वल स्टेटस दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे न्यू रेशियो निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। अब ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि ए और बी
पहले इनको कितना मिलता था, 50 रुपीज़ मिलता था, इनको भी 50 रुपीज़ मिलता था। लेकिन अब एक नया पार्टनर आ गया बिजनेस में, दैट मीन्स अब 3 पार्टनर हो गए। तो अब प्रॉफिट कैसे डिवाइड हो रहा है, ए को 40 मिल रहा है, बी को 40 मिल रहा है और सी को 20 मिल रहा है। तो अब अगर इन दो इक्वेशंस को हम लोग देखें तो मिस्टर ए का लॉस कितना हुआ, मिस्टर ए का लॉस हुआ 10 रुपीज़, मिस्टर बी का लॉस कितना हुआ 10 रुपीज़। और जब दोनों का 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़ लॉस हुआ तभी मिस्टर सी को 20 रुपीज़ मिला। इसका मतलब ये है कि जितना सैक्रिफाइस होगा उतना ही गेन होगा। सैक्रिफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू गेन। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी को 100 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो कोई दूसरा पर्सन 100 रुपीज़ रिसीव भी कर रहा है। तो सैक्रिफाइस इज ऑलवेज इक्वल टू गेन, पेमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रिसीव्ड। जितना आप पे कर रहे हैं उतना कोई दूसरा पर्सन रिसीव भी कर रहा है। तो इसमें कभी भी कोई इनइक्वालिटी नहीं होगी, यहाँ पे कभी भी इक्वेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। तो ए और बी ने 10 रुपीज़ सैक्रिफाइस किया, इसीलिए सी को 20 रुपीज़ मिला। तो इस 10 और 10 को हम क्या बोलेंगे, ये है सैक्रिफाइस, इसे हम सैक्रिफाइस बोलेंगे, ये है सैक्रिफाइस। लेकिन अगर इस सैक्रिफाइस का हम रेशियो देखें तो वो बराबर है। दैट मीन्स अगर हम 10 और 10 का एक रेशियो फॉर्म करें तो वो इक्वल है, 1:1। दोनों ने बराबर सैक्रिफाइस किया है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये 1:1 के रेशियो में है। तो 10 और 10 का अगर आप रेशियो निकालें तो वो आता है 1:1। तो इस 1:1 को हम क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो फिर से देख लेते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या चीज है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइस their share of profit in favor of new partner। तो जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट नए पार्टनर को दे रहे हैं, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो सैक्रिफाइस अलग चीज़ है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग चीज़ है। ये है सैक्रिफाइस 10 और 10 और ये है रेशियो 1:1। तो अगर हम पूछें कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया तो हम कहेंगे 10 रुपीज़, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया तो हम कहेंगे 10 रुपीज़। लेकिन अगर हम कहें कि ए और बी ने किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया तो हम कहेंगे 1:1, क्योंकि दोनों ने बराबर ही सैक्रिफाइस किया है तो रेशियो भी हमारा 1:1 हो जाएगा। तो ये होता है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत सारे तरीके हैं नए रेशियो को निकालने के, वो हम जब इलस्ट्रेशंस करेंगे तब देखेंगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट था न्यू रेशियो का और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो इस तरह से न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्टर्ब होती है या जो चेंज होती है हम कहेंगे, वो होता है रेशियो। तो इस पूरे चैप्टर में हमें क्या डिस्कस करना है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि व्हाट एडजस्टमेंट्स आर मेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कि जब एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं फर्म में। तो इस पूरे चैप्टर में हमें 5 एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करना है। पहला होगा कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले हम नया रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, ये हमारा होगा पहला एडजस्टमेंट। दूसरा होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। गुडविल के 2 कंसेप्ट हैं, पहला है वैल्यूएशन जो कि चैप्टर नंबर 2 में कर चुके हैं, और दूसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दैट मीन्स कि गुडविल की एंट्री क्या होगी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आएगा, तो आखिर उसकी एंट्री क्या करेंगे हम, तो ये दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। थर्ड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो ये थर्ड टॉपिक हमारा होगा रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ये टॉपिक हमारा रिटायरमेंट चैप्टर में भी है, डेथ चैप्टर में भी है और एडमिशन में भी है। तो 3 चैप्टर्स में सेम रहेगा बिल्कुल। तो ये 100% सेम रहेगा ये टॉपिक 3 चैप्टर्स तक। फोर्थ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। ये होगा हमारा
4th टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स। ये टॉपिक भी हमारा रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में भी सेम रहेगा। तो आप देख लीजिए एडमिशन चैप्टर में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर में भी काम आने वाला है। तो हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चारों टॉपिक्स हमें रिटायरमेंट डेथ में भी पढ़ने हैं। तो पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। दूसरा होगा गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तीसरा होगा असेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन। 4th टॉपिक होगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेज एंड रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। एक्यूमुलेटेड मतलब जो पुराने प्रॉफिट्स एंड लॉसेज हैं पार्टनर्स के, उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। और 5th टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो ये सारे टॉपिक, ये जो 5 टॉपिक हमने डिस्कस किए, ये 5 टॉपिक आपको एडमिशन में भी करने हैं, रिटायरमेंट में भी करने हैं, डेथ में भी करने हैं। तो ये पांचों टॉपिक हमारे तीनों चैप्टर्स में चलेंगे। दैट मीन्स अब जो भी टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो रिटायरमेंट डेथ तक चलने वाले हैं। तो ये हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और बोर्ड के पेपर का आपके ये 50% मार्क्स कवर करते हैं एटलीस्ट। तो 80 में से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आपको अकेले पार्टनरशिप दे सकता है। कई बार बोर्ड के क्वेश्चंस में पेपर्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पार्टनरशिप के। तो अराउंड 40 मार्क्स के क्वेश्चन कभी कभी हमको सिर्फ इन्हीं चैप्टर से देखने को मिलते हैं। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है चैप्टर्स की। तो ये था एडमिशन चैप्टर का एक ओवरव्यू कि हमें इस चैप्टर में करना क्या है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि एडमिशन क्यों होता है, क्या रीज़न होता है, और जब एक नया पार्टनर आता है तो उसको क्या राइट्स मिलते हैं, वो उस राइट्स को एक्वायर करने के लिए क्या पेमेंट करता है, और वो पेमेंट करता है तो क्यों करता है, गुडविल का पैसा लाता है तो क्यों लाता है गुडविल का पैसा, और वो किसे मिलता है गुडविल का पैसा। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। न्यू रेशियो का और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, और ये भी डिस्कस कर लिया हमने कि टोटल हमें 5 टॉपिक्स इस पूरे चैप्टर में करने हैं, और ये 5 टॉपिक हमें एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ 3 चैप्टर्स में काम आने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर का ओवरव्यू था। नेक्स्ट चैप्टर से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। अपना जो पहला टॉपिक होगा न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो हमारा पहला टॉपिक है। तो नेक्स्ट चैप्टर से हम न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में अभी हम लोग सिर्फ अकाउंट, ये जो एडमिशन चैप्टर है इसका ओवरव्यू हमने देख लिया। तो नेक्स्ट चैप्टर से अब हम लोग को न्यूमेरिकल इसका स्टार्ट करना होगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपकी बुक के भी कुछ जो पेजेस हैं स्टार्टिंग के, फर्स्ट और सेकंड पेज, उसको भी इस वीडियो में साथ में लगा रहा हूँ, जिससे कि आप ये भी देख लें कि बुक में आपके क्या मटेरियल दिया हुआ है। उसको एक बार वीडियो को पॉज करके प्रॉपरली रीड कर लीजिए। ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं वीडियो में, तो वो चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो को पूरा देख लें, जिससे कि एडमिशन चैप्टर का एक ओवरव्यू हमें ज़रूर मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।